नमस्कार, सीताराम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, जो बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से 10 मार्क्स में पूछी जाती है एंड 5 मार्क्स में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली आप लोगों से पूछा जाता है, सबकी बात करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ लीवर्स, इक्विलिब्रियम, उसके दोनों टाइप्स डायनामिक एंड स्टैटिक। उसी में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड देयर एप्लीकेशंस। उसके बाद आप लोगों का फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स और लास्ट वन इज प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। सबसे जरूरी बात कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आप लोगों से पूछा ही जाता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो छोड़नी नहीं है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो यूनिट 8 का सबसे पहला टॉपिक आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स। बट लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा बायोमैकेनिक्स। यूनिट 8 जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। बायोमैकेनिक्स जो है आपको 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। वो क्या है आपके बायो और दूसरा मैकेनिक्स। बायो का मतलब क्या है, लाइफ और लिविंग थिंग्स, और मैकेनिक्स का मतलब द फोर्स दैट एक्ट ऑन बॉडीज इन मोशन। जिसका प्रॉपर मीनिंग बनता है बायोमैकेनिक्स का मतलब कि स्टडी ऑफ फोर्सेज, फोर्स को क्या करना, स्टडी करना, साथ के साथ एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग सिस्टम, उनका क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे लिविंग सिस्टम के ऊपर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका न्यूटन्स के लॉ। ठीक है ना। न्यूटन्स के लॉ कितने होते हैं? 3 होते हैं, ये सभी लोगों को पता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की, जो है आप लोगों का लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई भी अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और उसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है? एप्लीकेशन तो हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी हैं। ठीक है ना। लॉ ऑफ इनर्शिया की बहुत सारी एप्लीकेशंस है कि बोला एग्जांपल के तौर पर अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो वो भी क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया का। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपका रेस्टिंग रेट पर है तो रेस्टिंग रेट पर ही रहेगा। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई भी हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो उसी का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अप्लाई अ किक ऑन फुटबॉल, और साथ के साथ टू टेक अ स्टार्ट इन स्प्रिंट रेस। जो भी हमारी शॉर्ट रेसेस होती है, स्प्रिंट रेसेस होती हैं, क्यों ऐसा इसमें जो हम लोग स्टार्ट लेते हैं तो वो भी क्या है, आपका इनर्शिया का एग्जांपल है। दूसरा क्या है, क्यों ऐसा फुटबॉल के ऊपर जो हम लोग किक अप्लाई करते हैं, स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा क्यों फुटबॉल जो वो एक रेस्टिंग रेट पर रहती है। ठीक है ना। अब वो रेस्टिंग रेट पर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी प्लेयर उसके ऊपर क्या अप्लाई नहीं करेगा, किक अप्लाई नहीं करेगा, तो वो क्या रहेगा, आपका लॉ ऑफ इनर्शिया यूज होता है वहां पर। क्लियर होगी बात। दूसरा लॉ है आप लोगों का लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्या कहता है? एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। या इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, वो क्या है, F इक्वल्स टू एम ए, या इसको मैं इस तरीके से लिख दूं, F इक्वल्स टू F अपॉन एम। ठीक है। मतलब कि बोला से जितना हमारा एक्सीलरेशन होगा, जितना भी किसी भी चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। बट वो डिपेंड किसके ऊपर होगा, हमारे मास के ऊपर। ये बात हमेशा याद रखना। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मास कम होगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जो भी हमारा फोर्स या एक्सीलरेशन जो डिपेंड होती है वो ऑलवेज किसके ऊपर डिपेंड होगी, मास के ऊपर होगी। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपके फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके मास के। तो इसलिए इसका मैंने एक एग्जांपल लिखा है, वो क्या है, थ्रोइंग अ बॉल इन कंपैरिजन ऑफ अ शॉर्ट पुट। अगर आप एक क्रिकेट बॉल को फेंकते हो और शॉर्ट पुट को फेंकते हो तो दोनों का ही डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्रिकेट बॉल का डिस्टेंस ज्यादा होगा और शॉर्ट पुट का क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि शॉर्ट पुट क्या है, हैवियर है इन कंपैरिजन ऑफ आपकी क्रिकेट बॉल। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्या कहता है। लॉ ऑफ एक्सीलरेशन क्या कहता है, अगर किसी भी बॉडी का, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, मास ज्यादा होगा तो उसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मास कम होगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम अगर फोर्स उसके ऊपर अगर हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्लियर होगी बात। इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है ना। इनको अपने दिमाग में फीड करने के लिए भी। क्यों? क्योंकि 3 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। लॉ ऑफ मोशंस,
लॉ ऑफ मोशन जो है वो 3 है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। कौन कौन से? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोशन बच्चे क्या करते हैं, 1 नंबर में अगर आप लोगों से पूछ लें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने हैं, तो वहां पर क्या करते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया को टिक कराते हैं। बट लॉ ऑफ मोशन कितने होते हैं? 3 होते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो इसका एक जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 नंबर में आप लोगों का कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, जो क्या है आप लोगों का, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये तो सभी लोगों को पता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का क्या होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं। इसके एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, एक तो आपका स्विमिंग और दूसरा क्या है, ड्रिबलिंग ऑफ बास्केटबॉल। जो हम लोग बास्केटबॉल को क्या करते हैं, ड्रिबल करते हैं, तो वो क्या, उसके अंदर कौन सा लॉ यूज हो रहा है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। मीन्स हम लोग ना बॉल के ऊपर क्या अप्लाई करी, फोर्स अप्लाई करी, और बॉल जो वो किसके कॉन्टैक्ट में आई, सरफेस के, और वापस से हमारी तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है, तो वो क्या है आप लोगों का एक्शन रिएक्शन है। दूसरा स्विमिंग, अगर हम लोग स्विमिंग करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को आगे की तरफ निकाल, मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड करने के लिए हम फोर्स किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वाटर के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और वाटर क्या कर रहा है, हमारे ऊपर रिएक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो आगे की तरफ क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है। क्लियर बात? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है जी, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, जो आप लोगों को दिमाग में बैठाने साथ के साथ 1 नंबर में भी आप लोगों से पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ मोशन कितने होते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिया है किसी ने तो जल्दी से ले लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का टाइप्स ऑफ लिवर एंड देयर एप्लीकेशंस इन स्पोर्ट्स। अगर हम लोग बायोमैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को लिवर भी समझना बहुत जरूरी है। लिवर्स क्या है, हमारी बॉडी की मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। मतलब जो भी हमारी बॉडी का वर्क है, जो भी हम लोग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, बॉडी की मूवमेंट कर रहे हैं, वो मिनिमम एफर्ट के साथ हम लोग क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। उन्हें एनालाइज करने के लिए लिवर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। लिवर के अंदर 3 चीजें जो है वो आप लोगों की मेन है, क्या है, एक आपका लोड, एफर्ट और फलक्रम। लोड को हम लोग रेजिस्टेंस नाम से भी जानते हैं, एफर्ट को फोर्स, और दूसरा फलक्रम को हम लोग बेस। इनके मैंने एक सिंबल बता दिया ताकि आप लोग लिवर के टाइप्स को आसानी से समझ सको। मैंने वहां पर भी जो है वो सिंबल के बेसिस पे आप लोगों को समझाएं, ठीक है ना, वहां पर समझाऊंगा आप लोगों को। तो लिवर्स के जो है वो 3 टाइप्स बताए हुए हैं, एक फर्स्ट क्लास लिवर, सेकंड क्लास लिवर और आपका थर्ड क्लास लिवर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं फर्स्ट क्लास लिवर, जो क्या है कि जिसके अंदर आप लोग का बेस क्या होता है, सेंटर में आपका लोड, आपका लेफ्ट साइड, और फोर्स राइट साइड में जहां पर यूज होती है, तो वो क्या आपका फर्स्ट क्लास लिवर है। इसका एक एग्जांपल है व्हेन थ्रोइंग अ बॉल। अगर आप किसी भी बॉल को क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो उसका जो बेस है वो क्या होगा आपका सेंटर में, ठीक है। एग्जांपल मैं यहां पर दे देता हूं कि अगर आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका बेस क्या होगा, आपकी एल्बो। आपकी फोर्स कहां से अप्लाई हो रही है, आपकी ट्राइसेप्स है, ठीक। और आपका लोड क्या होगा, या तो बॉल का या किसका, आर्म का। जो भी आप लोग बॉल को थ्रो कर रहे हो, जो भी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, इस आर्म का जो मूवमेंट हो रहा है, तो उसके अंदर बेस, एफर्ट और आपका फोर्स कहां से यूज हो रही है, तो वो आप लोगों को चीज समझनी पड़ेगी। क्योंकि लिवर क्या है, मूवमेंट को एनालाइज करने के लिए हेल्पफुल है ना, तो वो ही चीज मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो बेस कहां पर आप लोगों का, एल्बो पर है यहाँ पर, और फोर्स कहां से प्रोड्यूस हो रही है, आपकी ट्राइसेप्स है। तभी तो बॉल जो है वो ज्यादा तेजी के साथ जाएगी, ठीक है ना, तेजी के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको थ्रो करेंगे। दूसरा जो लिवर है वो है आप लोगों का सेकंड क्लास लिवर, जिसके अंदर बेस जो है वो आपका लेफ्ट साइड हो जाता है, लोड सेंटर में, फोर्स जो है वो आप लोगों की राइट साइड। इसका एक एग्जांपल है व्हेन टेकिंग ऑफ अ हाई जंप, या दूसरा कि से जब भी हम लोग ले अप शॉट लेते हैं बास्केटबॉल के अंदर, तो वो भी क्या है आप लोगों का सेकंड क्लास लिवर का एग्जांपल है। इसके अंदर बेस क्या है, आपके एंकल जॉइंट्स। बेस क्या बन गया, एंकल जॉइंट्स। बॉडी को लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है ना, फोर्स कहां से प्रोड्यूस हो रही है, आप लोगों की गैस्ट्रोनोमियस, मतलब काफ मसल से फोर्स क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। साथ के साथ लोड क्या है, आपकी पूरी बॉडी का लोड जो है वो है आपका क्या, फोर्स, ठीक है ना, मतलब मेन जो है आपका रेजिस्टेंस, सॉरी फोर्स नहीं है वहां पर, जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आप लोगों का बॉडी का है, ठीक है ना। मतलब पूरी बॉडी जो है वो किसके ऊपर सपोर्ट हो रही है, आपके एंकल जॉइंट के ऊपर सपोर्ट हो रही है, जिसके बेसिस पे आप अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो, मूवमेंट करा रहे हो, टेक ऑफ करा रहे हो, ठीक है। तीसरा जो मेन टाइप है वो है आप लोग का थर्ड क्लास लिवर, जिसके अंदर बेस लेफ्ट साइड ही रहेगा, बट इस बार सेंटर में कौन आ जाएगी, आपकी फोर्स, और लास्ट में राइट साइड जो है वो आपका रेजिस्टेंस है। इसका एक एग्जाम्पल है परफॉर्मिंग अ बाइसेप्स कर्ल, ठीक है ना। जो लोग जिम जाते हैं, जिम वालों को पता है कि जो लोग बाइसेप्स कर्ल परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या है आप लोगों का थर्ड क्लास लिवर का एग्जांपल है, जिसके अंदर बेस क्या हो जाएगी आप लोगों की एल्बो, सेम, ठीक है ना। एल्बो क्या है आप लोगों का बेस, फोर्स कहां से प्रोड्यूस हो रही है, आपकी बाइसेप्स, और जबकि फर्स्ट क्लास लिवर में कहां से फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी, ट्राइसेप्स से प्रोड्यूस हो रही थी। और लोड क्या है कि जो भी आपके हाथ में वेट है, ठीक है ना, या आपकी आर्म जो है
वो क्या है आप लोगों का लोड है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लो, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिए हैं। आपकी बॉडी की जो भी मूवमेंट होती है वो लीवर के बेसिस पे होती है, तो वो उसमें सिर्फ और सिर्फ लोड, फोर्स और आपके क्या है बेस जो है वो शिफ्ट होते चले जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिवर्स बोलते हैं, ताकि हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है, जो भी वर्क है, वो मिनिमम एफर्ट के साथ क्या कर सके, हम लोग परफॉर्म कर सके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का इक्विलिब्रियम और उसके टाइप्स। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले इक्विलिब्रियम। व्हेन ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर काउंटर बैलेंस्ड बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सो दैट द सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। मतलब किसी भी पॉइंट पे जब दो फोर्स आपस में क्या होती हैं, अपोज होती हैं, ठीक है ना, जिसका सम निकल के क्या आए, 0 आए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब इस फोर्स ने इस फोर्स को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, जो जिसका सम क्या निकल कर आ रहा है, 0 निकल कर आ रहा है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहाँ पर एक मैंने सिंपल से वे में यहाँ पर लिख दिया लाइन, दी अपोजिट फोर्स कैंसिल ईच अदर। जो दोनों ही आपकी अपोजिट फोर्स आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम के 2 टाइप्स बताए हुए हैं, वो है आप लोगों का एक स्टैटिक और दूसरा क्या है आप लोगों का डायनामिक। स्टैटिक क्या है कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट में परफॉर्म कर रही है तो वो क्या है आप लोगों का स्टैटिक, और बॉडी मूवमेंट में परफॉर्म कर रही है तो वो क्या है आप लोगों का डायनामिक। स्टैटिक का एग्जांपल है परफॉर्मिंग अ हैंड स्टैंड। अगर आपकी बॉडी का बैलेंस क्या है, बिल्कुल स्टैटिक पोजिशन में हैंड स्टैंड परफॉर्म करते हुए, तो वो कैसा है आप लोगों का स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। और अगर परफॉर्मिंग अ कार्टव्हील, जिम्नास्टिक में हम लोग क्या करते हैं, कार्टव्हील परफॉर्म करते हैं, तो कार्टव्हील परफॉर्म करते हुए अगर आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं बिगड़ता है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाया जाएगा आप लोगों का डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाया जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा इक्विलिब्रियम के बाद प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। बट प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर क्या है कि बॉडी और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और ह्यूमन बॉडी के अंदर ही क्या बताया गया, सेंटर ऑफ वेट को ही हम लोग क्या मानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ वेट इज आल्सो नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के प्रिंसिपल्स क्या है, वो मेनली डिपेंड होते हैं हमारे सेंटर ऑफ वेट के ऊपर या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या, दी लोअर दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी ग्रेटर दी स्टेबिलिटी। जितना ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा नीचे की तरफ होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्यों सा अगर मैं ये बात करने लगूंगा, जितना ही हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा उतनी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ कर देंगे तो क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो ये क्या है, सबसे पहला प्रिंसिपल है। दूसरा, द नियर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टू द सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट द मोर स्टेबल ऑफ बॉडी। जितना ही आपका सेंटर ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट किसके पास होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास होगा, उतना ही क्या होगा, बॉडी मोर स्टेबल होगी, ठीक है ना। मतलब एग्जांपल के तौर पर जितने भी लोग जिम्नास्टिक को परफॉर्म करते हैं वो एक बीम के ऊपर चलते हैं, तो वो क्या है कि बॉडी को बैलेंस करने के लिए अपने हाथों को क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंड कर लेते हैं। तो उसकी वजह से उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाता है, या बेस क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्लियर होगी बात। लास्ट पॉइंट है आप लोगों का, लास्ट प्रिंसिपल, वो है स्टेबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय वाइडनिंग द बेस ऑफ सपोर्ट। की बोला सा अगर आप जो भी बेस है अगर उसको क्या कर दोगे, वाइडर कर दोगे, तो उतना ही क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। बात समझ लो ना, कि बोला सा जो भी आपका बेस है उसको जितना आप लोग बढ़ा दोगे, जितना वाइडर कर दोगे, तो उतना ही आप लोगों की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये क्या बताए हुए हैं, आपके प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं जो मेनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ वेट के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, उसके दोनों टाइप्स पढ़ लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी भी जो है वो हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन एंड देयर टाइप्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, एक अपोजिट फोर्स है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोगों को लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ याद रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा उसको भी समझा देता हूं। इसकी डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल सी, इट कैन बी सेड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट डेवलप्स एट द सरफेस ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज का जो सरफेस है, एंड अपोजेस देयर रिलेटिव मोशन, उसके मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। मतलब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, बट एक टाइम के बाद तो वो किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है ना। तो जो रेस्ट में आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, जो उसके ऊपर अपोजिट फोर्स रिएक्ट हो रही है, ठीक है ना, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो जो स्पीड कम हुई है जिसकी वजह से वो रेस्टिंग में आया, तो अपोजिट फोर्स की वजह से ही तो आया। तो वो जो अपोजिट फोर्स रिएक्ट हुई है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन के 2 टाइप्स बताए हुए हैं। एक है आप लोगों का स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कि
वजह से जो भी आपका रेस्टिंग रेट पर फ्रिक्शन यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं। दूसरा है आप लोगों का डायनामिक, जो किसमें मोशन में आप लोगों का फ्रिक्शन या अपोजिट फोर्स अप्लाई होती है उसको हम लोग डायनामिक बोलते हैं। डायनामिक के भी दो टाइप्स बताए हुए हैं, एक है आप लोगों का स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा आप लोगों का रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट क्या है कि आपका क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है, तो वो क्या आप लोगों का स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अगर किसी भी सरफेस के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। क्लियर। ये जो टॉपिक है ये आप लोगों का क्या है 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में बोर्ड में मोस्टली पूछा जाता है, तो इसको अपने दिमाग में नोट में जो है वो नोट डाउन कर लो, दिमाग में फीड कर लो। क्लियर बात। यूनिट 8 का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है आप लोगों का प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। प्रोजेक्टाइल क्या है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू स्पेस ईदर हॉरिजॉन्टली और एट एन एक्यूट एंगल। किसके अंडर में, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल फेंकते हो या एक एक्यूट एंगल पर फेंकते हो तो वो क्या कहलाया जाता है आप लोगों का, प्रोजेक्टाइल कहलाया जाता है। अब इसी में एक चीज और बताई गई है, वो क्या है, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल। मतलब जो भी प्रोजेक्टाइल के साथ साथ एक पाथ फॉलो हो रहा है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप लोगों ने किस में फेंका है, स्पेस में फेंका है, ठीक है ना, तो वो जो उसने पाथ फॉलो करा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। अब इसके फैक्टर्स की हम लोग बात करेंगे, वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि बोले जिसकी वजह से स्पीड कम भी होती है, जिसकी वजह से स्पीड क्या हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, तो उन फैक्टर्स की भी हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट है आप लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल। मतलब कि बोले ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके प्रोजेक्टाइल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मतलब जिसकी वजह से डिस्टेंस और स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, या उसकी वजह से क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। वो फैक्टर्स हम लोगों को याद रखने हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है आप लोगों का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब कौन सा एंगल हम लोग यूज करेंगे जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस या स्पीड क्या हो, ज्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पर जेवलिन नाम सब लोगों ने मेनली सुना हुआ, पिछले 2-3 सालों में सबसे ज्यादा फेमस हुआ है जेवलिन गेम, किसकी वजह से, नीरज चोपड़ा की वजह से। ठीक है जी, तो इसलिए उसके अंदर हम एक एंगल यूज करते हैं। वो कौन सा एंगल है, वो है आप लोगों का 45 डिग्री का एंगल। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल से थ्रो करते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस और स्पीड मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से हम लोग कुछ स्पोर्ट्स के अंदर 45 डिग्री के एंगल को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। अब कुछ ही स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग उसको प्रेफर करते हैं, उसका भी पीछे का एक जेन्युइन रीजन है, वो है आप लोगों का सेकंड फैक्टर। वो क्या है, आपका प्रोजेक्शन हाइट रेलेवेंट टू दी लैंडिंग सरफेस। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, समझनी है। इन केस अगर आप लोगों की प्रोजेक्शन हाइट और लैंडिंग सरफेस दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही बराबर हैं, तो हम लोग कौन सा एंगल यूज करेंगे, 45 डिग्री का एंगल यूज करेंगे। ये बात ध्यान रख लो। अगर आप लोगों का क्या है, लैंडिंग सरफेस, जिस जहां पर भी आप लोग ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे हो, लैंड करा रहे हो, और आपका प्रोजेक्शन है जहां से आप उसको क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो दोनों ही बराबर है, तो कौन सा एंगल यूज होगा, 45 डिग्री। इन केस अगर आप लोगों का लैंडिंग सरफेस क्या हो गया, बढ़ गया, और प्रोजेक्शन हाइट क्या है, कम है, एग्जांपल के तौर पर बास्केटबॉल, क्यों सर, जहां पर आप ऑब्जेक्ट को या बॉल को क्या कराते हो, लैंड कराते हो, तो उसकी हाइट कितनी है, ऊंची है, तो वहां पर एंगल क्या होगा, मोर देन 45 डिग्री। कौन सा होगा, मोर देन 45 डिग्री एंगल यूज करते हैं हम लोग जब भी लैंडिंग सरफेस जो होता है वो ऊंचाई पर होता है। क्लियर। इन केस तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा एंगल हम लोग यूज कर सकते हैं जब अगर आप लोगों का लैंडिंग सरफेस क्या हो, नीचे हो, और प्रोजेक्शन हाइट क्या हो, ऊपर हो। एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे अगर आप लोग सेकंड या थर्ड फ्लोर पर रहते हो, आपके आसपास मतलब गली मोहल्ले में क्या आती है, कूड़े वाली गाड़ी आती है, कोई भी चीज है, आप लोग क्या कर रहे हो, थ्रो कर रहे हो, तो लैंडिंग सरफेस क्या नीचे है, तो एंगल कहां पर बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो वहां पर क्या करेंगे हम लोग, लेस देन 45 डिग्री का एंगल यूज करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे मेन बात है स्पोर्ट्स के अंदर हम लोगों को यह समझना है कि वैसे लैंडिंग सरफेस किस तरीके का है, मतलब जहां भी हम ऑब्जेक्ट को क्या करा रहे हैं, लैंड करा रहे हैं, अगर दोनों ही सिमिलर है, मतलब दोनों ही प्रोजेक्शन हाइट और लैंडिंग सरफेस सिमिलर है, तो 45 डिग्री का एंगल हम लोग यूज करते हैं। इसी वजह से जेवलिन के अंदर, शॉर्ट पुट के अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर हम लोग कौन सा एंगल यूज करते हैं, 45 डिग्री एंगल यूज करते हैं। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये है कि वैसे ये वाला पॉइंट जो है वो आपका 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों से पूछ लेते हैं कि वैसे अगर प्रोजेक्शन हाइट बढ़ा दें या लैंडिंग सरफेस बढ़ा दें तो कौन सा एंगल यूज होगा, तो ये ध्यान में रख लेना। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि वैसे अगर आपका प्रोजेक्शन हाइट बढ़ा दें या लैंडिंग सरफेस बढ़ा दें तो कौन सा एंगल यूज होगा। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में नोटबुक में फीड कर लो। ठीक है,
नेक्स्ट फैक्टर आप लोगों का इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और किसके स्पीड को मेंटेन करने के लिए या ज्यादा अचीव करने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी इज हाई, ऑब्जेक्ट विल कवर अ ग्रेटर डिस्टेंस। जितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस क्या करेगा, अचीव करेगा। जितनी इनिशियल वेलोसिटी आप लोग उसके ऊपर प्रेफर करोगे उतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, डिस्टेंस कम होगी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी तो डिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है आप लोगों का ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर ऑब्जेक्ट का वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेविटी तो सभी लोगों को पता है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उसके अंदर भी क्या है, आप लोगों का ऑब्जेक्ट का वेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज्यादा होगा वो क्या होगा, उतना ही वो ग्रेविटी के कांटेक्ट में क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और जितना ही आपका ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा उतना ही ग्रेविटी के कांटेक्ट में वो कम होगी, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूं, एक है आप लोगों का शॉर्टपुट और दूसरा क्या है आप लोगों का हैंडबॉल, ठीक है। दोनों ही क्या है, डिफरेंट वेट कैटेगरी के हैं। अगर आप दोनों को ही थ्रो करोगे तो शॉर्टपुट क्या होगा, कम डिस्टेंस अचीव करेगा, जबकि हैंडबॉल क्या है, ज्यादा डिस्टेंस अचीव करेगी। हैंडबॉल जो है वो आप लोगों की क्या है, अर्थ के कांटेक्ट में क्या आ रही है, कम आ रही है। किसकी वजह से, उसके वेट की वजह से। और जो आपकी शॉर्टपुट है वो क्या है, आपके अर्थ के कांटेक्ट में ज्यादा आ रही है। और किसकी वजह से, उसके वेट की वजह से। तो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारे, एक तो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है जी, और दूसरा क्या है आपका स्पिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, हमारे अफेक्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एयर रेजिस्टेंस क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड एंड इज इन द एयर, द एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस इट्स स्पीड। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करते हो तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, एयर रेजिस्टेंस अप्लाई होता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और डिस्टेंस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एयर रेजिस्टेंस में क्या होते हैं, फॉलो होते हैं, मतलब जिसकी वजह से स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सबसे पहला पॉइंट है आप लोगों का सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो आपके मतलब सरफेस, मतलब जिस भी सरफेस में आप क्या कर रहे हो, गेम को आप प्ले कर रहे हो। एग्जांपल के तौर पे किलो अगर आप लोग फुटबॉल खेल रहे हो तो फुटबॉल के अंदर हम लोग क्या है, किलो दो सरफेस का एग्जांपल ले लेते हैं, एक प्लेन सरफेस और दूसरा क्या है, रफ सरफेस। अगर प्लेन सरफेस है तो अगर आप लोगों ने वहां पर फुटबॉल पर किक अप्लाई करी और वो क्या है कि अर्थ के कांटेक्ट में ट्रेवल कर रही है तो वहां पर डिस्टेंस क्या करेगी, ज्यादा करेगी इन कंपैरिजन ऑफ रफ सरफेस। अगर वहां पर क्या हो, सैंड हो, तो वहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी वजह से, उसके सरफेस की वजह से। तो सरफेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका किसके अंदर, प्रोजेक्टाइल के अंदर, ठीक है ना। एयर रेजिस्टेंस का ही पार्ट बताया गया है। दूसरा है आपका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, क्यों बोला, उसका कैसा वॉल्यूम रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पर बैडमिंटन की शटल कॉक, ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। क्लास शटल कॉक क्या है, क्लास आगे की तरफ से क्या होती है, खुली हुई होती है, तो जिस पे क्या होता है, सबसे ज्यादा एयर अप्लाई होती है, तो जिसकी वजह से स्पीड क्या होगी, उसकी कम होगी, डिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ टेनिस बॉल। अगर आप लोग टेनिस बॉल के ऊपर टेनिस रैकेट अप्लाई करोगे तो वहां पर क्या होगा, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। जबकि शटल कॉक के ऊपर बैडमिंटन अप्लाई करोगे तो इसकी स्पीड और डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी किसकी वजह से, वॉल्यूम रेशियो की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आप लोगों का मास। मास आप लोगों को पता है कि बोला ऑब्जेक्ट का क्या, वेट, ऑब्जेक्ट का मास, और उसके बाद उसकी स्पीड, क्यों बोला उसकी स्पीड किस तरीके से परफॉर्म हो रही है, उसके ऊपर हम कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी की स्पीड जो है तभी तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी। और लास्ट पॉइंट है वो है आप लोगों का स्पिन, ठीक है ना। स्पिन जो है यहाँ पर वो आप लोगों की क्रिकेट वाली स्पिन नहीं है, लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, दूसरा यहाँ पर वो कुछ नहीं है। स्पिन का मतलब है ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट पर किस तरीके की स्पिन अप्लाई कर रहे हैं, मतलब टॉप स्पिन अप्लाई कर रहे हैं, बॉटम स्पिन अप्लाई कर रहे हैं, या क्या है, बैक स्पिन अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को डिस्टेंस का पता चलता है। एग्जांपल दे देता हूं वॉलीबॉल का, ठीक है ना। अगर कोई भी स्मैशर या अटैकर वॉलीबॉल के ऊपर स्मैश करता है तो वॉलीबॉल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो दूसरे अपोजिट ग्राउंड में क्या होगी, अटैक लाइन के अंदर जाके क्या होगी, अटैक करेगी। इन केस अगर वो ही वॉलीबॉल के नीचे बॉटम स्पिन पर अटैक करेगा, मतलब स्मैश मारेगा, तो वो क्या होगी, हाइट में चली आएगी। अगर वो बैक स्पिन चली आई, बैक स्पिन पर अटैक करेगा, मतलब बैक की तरफ स्मैश करेगा, तो वो क्या होगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो वो ग्राउंड में ना होगा, बाहर की तरफ चली आएगी। तो इसलिए हम लोगों को ये याद रखना है कि हम लोगों को किस तरीके की स्पिन अप्लाई हो रही है। तो ये कुछ गेम्स के अंदर है, जैसा आप लोगों का वॉलीबॉल है, आप लोगों का क्या है, बैडमिंटन है, टेनिस बॉल है। तो कुछ गेम्स के अंदर हम लोगों को क्या है, स्पिन, मतलब ये याद रखनी है कि टॉप स्पिन अप्लाई हो रही है, या बॉटम है, या आप लोगों की कौन सी है, बैक स्पिन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है 5 नंबर
नंबर में ये सारे फैक्टर्स लिख लेना। जितने फैक्टर्स मैंने आप लोगों को बताए सारे ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्या है आप लोगों का एंगल है, प्रोजेक्शन हाइट रेलेवेंट टू द लैंडिंग सरफेस है, इनिशियल वेलोसिटी है, ग्रेविटी है, एयर रेजिस्टेंस है, या क्या है स्पिन है। ये सारे फैक्टर्स अगर आप लोग लिखाओगे सारे के सारे फैक्टर्स तो आप लोगों के 5 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर बात। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये करना है कि कोई सा भी टॉपिक अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोगों को कमेंट जरूर करने, ताकि मुझे पता चले कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ नहीं आया, मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से वहां पर उसको समझा सकूं या दूसरी वीडियो बना सकूं। और साथ के साथ आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर की वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना है कि इसके अंदर कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ने हैं, या कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा मार्क्स में आप लोगों से बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।